गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू क्विक रिवीजन। आज हम डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं और 21 को संडे था, इसलिए 21 और 22 दोनों को मिलाकर एक ही साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारी नई सीरीज़ है और इसमें हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करना ताकि आपको हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है तोमर किंग अनांग पाल सेकंड। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंटली कमेटी फॉर्म की है जो कि अनंग पाल सेकंड की लीगेसी को पॉपुलराइज करे। तो सबसे पहले देखते हैं ये अनंग पाल सेकंड कौन था। तो ये अनंग पाल सेकंड तोमर डायनेस्टी का राजा था जिसने प्रेजेंट दिल्ली और हरियाणा में 8th और 12th सेंचुरी में राज किया था। ये अनंग पाल पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। ये पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन में हार गया था गुरिड फोर्सेस के द्वारा और उसके बाद दिल्ली सल्तनत फॉर्म हुई 1192 में। यही वो राजा था जिसने 8th सेंचुरी में अपनी कैपिटल दिल्ली को शिफ्ट की थी। दिल्ली का अभी जो नाम है ये इसी राजा ने दिया था और अभी वो बहुत पॉपुलर है। ही आल्सो बिल्ट लाल कोट फोर्ट एंड अनंग ताल बावली। तो ये न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू काउंसल इन कस्टडी। अभी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। ये नए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो अभी एक पुलिसमैन पकड़ा गया है सचिन वाजे, तो उसने इंक्वायरी के समय उसका लॉयर की प्रेजेंस थी। तो एनआईए ने उसे उस प्रेजेंस ऑफ लॉयर को एक डिस्टर्बेंस कहा है जो कि इंक्वायरी में हो रहा है। तो जो एक्यूज है क्या उसे लॉयर का एक्सेस मिलना क्या उसका राइट है। तो देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 20 सब पार्ट 3 नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आर्टिकल 22 state that person cannot be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. This includes provision that grant an accused the right to consult a lawyer. तो यहाँ पे कहा है कि उसका राइट है कि लॉयर को एक्सेस करना। Also, section 41D of the Criminal Procedure Code state that an accused is entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation. यहाँ पे ये कहा गया है कि उसको लॉयर की एक्सेस मिलनी चाहिए लेकिन नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, लेकिन पूरी इंट्रोगेशन तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखते हैं इन द डीके बासु केस ऑफ 1997। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लॉयर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है लेकिन नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, पूरा इंट्रोगेशन के लिए नहीं, अगर वो एक सीरियस क्राइम हो। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। इस थीम का सिग्निफिकेंस था कि एक अच्छी मैनेजमेंट फॉरेस्ट की जो कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी जैसी जो क्राइसिस है उसको एड्रेस कर सकती है। ऑल्सो इट कैन हेल्प टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड क्रिएट जॉब्स। ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो 2012 में स्टार्ट किया था और ये जो दिन है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस आर्टिकल में इतना ही है।
देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी दिन ये कैंपेन लॉन्च किया था। ये जो प्रोग्राम है वो रूरल और अर्बन एरियाज में लॉन्च किया है। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, मतलब जो हम आजकल देखते हैं जो पानी की समस्या है उसको कम करने के लिए ये जो रेन वाटर है उसका हम कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, इसके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो ये कैंपेन है वो 13 नवंबर तक चलेगा, मतलब अभी टोटल 9 मंथ्स के लिए ये चलेगा। और ये एक जन आंदोलन के जैसा लॉन्च किया है जो कि ग्रास रूट लेवल पे हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। ये 1993 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था और इस बार की थीम है वैल्यूइंग वाटर। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया प्रिपेयर्स टू वेलकम चीता फ्रॉम अफ्रीका। आप सबको पता है चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया है, जो कि 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। तो अभी उसको रिलोकेट करने का प्लान इंडिया और अफ्रीका के बीच में चल रहा है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुनो पालपुल नेशनल पार्क इसको सिलेक्ट किया है रिलोकेशन के लिए। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है और इसे इसलिए चुना है कि ये फेवरेबल हैबिटेट है और यहाँ पे प्रे अबंडेंस मात्रा में पाए जाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड में, जो कि कुछ बड़ा जानवर फर्स्ट टाइम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाया जा रहा है। और ईरान के पास एक स्पीसीज है एशियाटिक चीता की, तो वो उन्होंने इंडिया को देने से मना कर दिया है। अब इस रिलोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो स्पीसीज़ है वो एक बायोडाइवर्सिटी और या फिर जो डाइवर्सिटी में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ये स्पीसीज़ इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीता वाज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। तो इसका जो IUCN स्टेटस है अफ्रीकन चीता के लिए वल्नरेबल है और एशियाटिक चीता के लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता मच स्ट्रॉन्गर और फास्टर देन अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता अब बहुत कम बचे हैं, एशियाटिक चीता अब बहुत कम बचे हैं। अफ्रीकन चीता वाइल्ड में पूरे अफ्रीका में अवेलेबल है। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया कैरिंग आउट यूरेनियम एक्सप्लोरेशन इन अरुणाचल प्रदेश। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पार्ट है, वो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और इस ADM का मैंडेट होना ज़रूरी होता है। और इंडिया में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइनिंग और उसकी प्रोसेसिंग करता है यूरेनियम की। अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो जादूगढ़ माइंस जो झारखंड में है वहाँ से मेजर प्रोपोर्शन होता है यूरेनियम का। और जो आंध्र प्रदेश में तुम्मालापल्ले माइंस है वहाँ पे भी यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इंडिया में यूरेनियम की बहुत कमी है, इसलिए इंडिया कजाकिस्तान, कनाडा, रशिया इनसे इंपोर्ट करता है यूरेनियम। और जो इम्पोर्ट है यूरेनियम है ये सिर्फ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस के लिए यूज़ किया जाता है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस मतलब सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या कुछ अन्य उपकरणों के लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना है या कुछ मिसाइल ये बनाना है तो इसके लिए ये इसका यूज़ नहीं करने देते। और चैलेंजेस देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरेनियम मिलता है वो लो ग्रेड का होता है और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है क्योंकि यूरेनियम बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूरेनियम के डिपॉजिट कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मेघालय में है महाड़क बेसिन, जो झारखंड में देख सकते हैं सिंहभूम ट्रस्ट बेल्ट है, छत्तीसगढ़ बेसिन है, फिर
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत सारे डिपॉजिट्स है। फिर भीमा बेसिन है इन कर्नाटका, और जो अरावली रेंज है उसमें भी यूरेनियम पाया जाता है। अभी यहाँ पर हम कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंग इक्विनॉक्स 2021। तो इक्विनॉक्स मतलब वो पॉइंट होता है जिस दिन डे और नाइट का टाइम इक्वल होता है, मतलब 12 घंटे डे रहेगा, 12 घंटे नाइट रहेगी। एक साल में ये 2 बार होता है, जो कि मार्च महीने में 21 मार्च को होता है और सितंबर में 22 और 23 तक होता है। यहाँ पर इक्विनॉक्स की 2 पोजीशन दी है, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स, इस दोनों। और यहाँ पर समर सोल्स्टाइस होता है और विंटर सोल्स्टाइस होता है। समर सोल्स्टाइस में दिन बहुत बड़ा रहता है और विंटर सोल्स्टाइस में रात बहुत बड़ी रहती है। नेक्स्ट है कम्बाला। कम्बाला एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि बफेलो रेस होती है इसमें, और ये फेस्टिवल कर्नाटका में होता है। और ये जो फेस्टिवल है वो कादरी गॉड्स मंजुनाथा को डेडिकेट किया जाता है, जो कि लॉर्ड शिवा का एक अवतार माना जाता है। ये नेक्स्ट 2 पॉइंट कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। चलो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू हेल्थ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये डिक्लेयर किया है कि हम राइट टू हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू WHO के जो नॉर्म्स है उसको कंसिडर करके, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लॉन्च करेंगे, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम का पार्ट होगा। इसमें हर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ सर्विस मिलेगा। और यहाँ पर नीचे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ ले। तो ये जो राइट टू हेल्थ है इसमें फ्रीडम्स भी है और एंटाइटलमेंट्स भी है। फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू कंट्रोल वंस हेल्थ एंड बॉडी, and the entitlements include the right to a system of health protection। तो यहाँ पर हम थोड़ी लीगल प्रोविजंस देखते हैं रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इंडिया ने साइन किया है, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके जो आर्टिकल 15 है उसमें ये कहा गया है कि राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग टू ह्यूमन इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी राइट टू हेल्थ को इंक्लूड कर लेता है। और जो DPSP है आर्टिकल 38, 39, 42, 43 एंड 47, तो इसमें ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ राइट टू हेल्थ। और यहाँ पे नीचे 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट, सो गिविंग मेडिकल फैसिलिटीज़ इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या है, तो इंडिया में लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, मतलब ज़्यादा गांव में एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट नहीं होते। आल्सो इंडिया में हेल्थ के लिए ज़्यादा फंडिंग भी नहीं होती। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.3 ऑफ GDP बजट है हमारे हेल्थ सेक्टर का, जो कि अदर कंट्री से बहुत कम है। अदर कंट्रीज मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे हमारा बजट बहुत कम है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्राम उजाला, जो कि हम ऑलरेडी कल के डिस्कशन में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो 1-2 पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कार्बन क्रेडिट्स। हम कल डिस्कस किए थे कि उसको फंडिंग कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू दी जाती है। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि ग्रीन हाउस को कम करती है, और जो ओनर्स होते हैं जो सोलर और विंड एनर्जी डेवलपर के, और कुछ कंपनियाँ होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस कम करती है, तो उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं।
और जो जो कार्बन क्रेडिट्स मिले वो कार्बन क्रेडिट्स वही कंपनी दूसरी कंपनी को बेच सकती है जो कि ज़्यादा इमिशन करती होंगी पोल्यूशन की, और जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स को वायलेट करती होंगी, तो उनको ये लोग कार्बन क्रेडिट्स बेच सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल वाटर क्राइसिस। तो ये जो आर्टिकल है हम जो ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है थोड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चार्ट्स दिया है मेजर्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लिए वो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है राइजिंग केसेस ऑफ डिप्थेरिया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिप्थेरिया के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये जो कि बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस से। तो इसके कॉमन सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड, फीवर, चिल्स, शैलो ग्लैंड्स इन नेक, शोर थ्रेट, बल स्किन। और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो थ्रोट एंड अपर एयरवेज पे होता है। आल्सो स्प्रेड, इट इज़ मेनली स्प्रेड बाय कफ एंड स्नीज। और जब हम किसी के क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये जो डिसीज़ है वो मेनली जिनकी उम्र 1 साल या 5 साल के बीच में उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट 5 to 10% के केस में होता है। और जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन ये कर सकते हैं, और डिप्थेरिया इज प्रिवेंटेबल विद यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो यहाँ पर कंसर्न ये है कि 2018 में प्रीवियस ईयर में जितने केसेस मिले थे वो 2018 में उससे डबल से ज़्यादा मिल गए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज इंडिया में हुआ था। इंडिया अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ ऑल डिप्थेरिया केसेस ग्लोबली इन 2017। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, जो कि फर्स्ट है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस तैयार कर लेता है। जब हम डोज पूरा नहीं करते या फिर डॉक्टर को बिना पूछे ही हम मेडिसिन ले लेते, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। उसकी वजह से जब हम बाद में जो मेडिसिन लेते हैं उसका इफ़ेक्ट हम पे नहीं होता। इसका सेकंड रीज़न कोविड-19 का इम्पैक्ट भी है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है डिसीज़ के बारे में, जैसे कि हम नॉर्मल सर्दी है, नॉर्मल खांसी है, ऐसा समझ के हम उस डिसीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हरिद्वार कुंभ मेला। यहाँ पर हम उसके प्रीलिम्स इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कुंभ मेला को यहाँ पर यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में रखा है। ये इंडिया में 4 जगहों पे होता है, जो कि हर 3 साल बाद एक जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 4 जगह है गोदावरी रिवर इन नासिक, शिप्रा रिवर इन उज्जैन, गंगा इन हरिद्वार, एंड जो गंगा और यमुना का जो संगम है प्रयाग, वहाँ पे भी ये होता है। तो ऐसे ये 4 प्लेसेस है, और हर प्लेसेस पे ये 12 साल बाद आता है। और जबकि उसे हर 6 साल में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको हम अर्धा कुंभ मेला कहेंगे। तो यहाँ पर नीचे 13 इंडियन कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन दी है, जो कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।